जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जनरेटर्स के हवाले से कि जनरेटर का कारोबार आपने करना है, नया कारोबार करना है या आप अपने घर या इसके लिए कारोबार के लिए किसी भी शादी-ब्याह, किसी काम के लिए आप जनरेटर खरीदना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से आपकी रहनुमाई के लिए हमारे पास हमारे गेस्ट हैं आज ताहिर महमूद साहब हैं। कराची में इनका माशाल्लाह 20 साल से ज़्यादा इनका तजर्बा है जनरेटर्स के अंदर, कराची के अंदर। तो आज हम इनसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन पूछने से पहले मैं कुछ आपको जनरेटर्स की जो है वो पिक्चर्स मैं दिखाना चाहूँगा आपको। अगर आप देख पाएँ तो मैं 1 मिनट आपको शेयर करता हूँ। अभी तो ये अगर आप देखें इधर स्क्रीन में ये नज़र आ रही हैं पिक्चर्स? तो ये देखें ये आपकी पिक्चर्स हैं, ये जनरेटर्स इनकी अपनी जनरेटर्स हैं डिफरेंट जो हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये मोटर वाइंडिंग भी खुद करते हैं, जनरेटर वाइंड भी खुद करते हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे। और इस हवाले से ये देखें ये डिफरेंट आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये सारा इन्होंने इनसे पूछेंगे कि ये कैसे इन्होंने जनरेटर जो है वाइंड करते हैं। कोई अपने 10 केवीए का है, 5 किलोवाट का है, तो उसके लिए अगर हमने डिफरेंट जनरेटर जो है वो वाइंड वो करने हैं, तो किस तरीके से हम ये कर सकते हैं और ये क्या इस पे कॉस्ट क्या आएगी। तो ये देखें इसका डिफरेंट जो है ये मुख्तलिफ किस्म के जनरेटर्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कैटरपिलर के हैं और भी पूछेंगे, एंजल्स के कुछ जनरेटर्स हैं, कुछ हुंडई के हैं, इस तरह डिफरेंट कंपनीज़ के जनरेटर्स होते हैं। तो हम वो उस हवाले से भी देखेंगे कि जो कस्टमर्स हैं वो जनरेटर को खरीदना चाहें। ये तो बड़े जनरेटर हैं, छोटे जनरेटर भी होते हैं, कैनोपी टाइप भी जनरेटर्स होते हैं जो कि चाइना से आते हैं और जापान की मार्केट भी है। तो उस हवाले से फिर डीजल के होते हैं, गैस के होते हैं और पेट्रोल के। छोटे जो हैं वो पेट्रोल में भी होते हैं, कुछ गैस के भी आए हुए हैं। तो इस हवाले से ज़्यादातर बड़े जो हैं वो डीजल जनरेटर हैं। तो ये सारे हम इनसे इनसे रहनुमाई लेंगे कि ये जनरेटर्स जो हैं। जी, तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए और आपने टाइम दिया। और अब मुझे थोड़ा-सा हम सादा-सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आपको माशाल्लाह ये कितना अरसा हो गया इस जनरेटर्स में? 20 साल से ज़्यादा तकरीबन आपका अरसा हो गया है। तो आप मुझे ये थोड़ा-सा बताएँ कि ये डिफरेंट टाइप के जनरेटर्स होते हैं ना, तो जी अब इन डिफरेंट टाइप्स के जनरेटर्स को का थोड़ा-सा आप ओवरव्यू दे दें कि कराची के हालात क्या हैं बिज़नेस के हवाले से, जनरेटर के हवाले से पिछले 1 साल में ख़ास तौर पे और उससे पहले। और जो है आपका बिज़नेस जो है उस हवाले से, इस हवाले से किस तरह जा रहा है, सूरत-ए-हाल क्या है अभी? सुरदार हबीब साहब, ये है कि पिछले सालों में तो बहुत अच्छा कारोबार था ना, जनरेटर का बहुत अच्छा था, लेकिन अभी 1 डेढ़ साल 2 साल से ना काफ़ी स्लो है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, लेकिन स्लो है। तो पिछले दौर में समझ लें कि मुझे 20 साल हो गए ये काम करते हुए। 20 साल में बहुत अच्छा काम है, जिसमें हमारा मैकेनिकल काम है, इलेक्ट्रिकल काम है, सारे काम हम खुद करते हैं। लेकिन अभी 2 ढाई साल से कुछ स्लो है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अच्छा कारोबार है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का मतलब उसमें क्या, यानी जनरेटर वाइंड करने के अलावा किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है आपका, कि लोग इलेक सपोर्ट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रिक साइड में इसका पैनल आ जाता है जी, जी। और मोटर वाइंडिंग आ जाती है, जिसमें एवीआर वोल्टेज कंट्रोलर होता है, वो इलेक्ट्रिकल साइड है। और मैकेनिकल साइड है इंजन को मेंटेनेंस करना, इंजन ठीक को खोलना, इंजन को मेंटेनेंस करना, इंजन को बनाना। ठीक है। ठीक हो गया। तो अच्छा, इसके अंदर आप बिज़नेस चला रहे हैं, आपको क्या-क्या मुश्किलात आई या इसको आप सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने जो-जो आपके मुश्किलात आपने फेस की हैं या आपने इसके अंदर, क्योंकि बाहर से जो आदमी देखता है वो कहता है कि यार ये बिज़नेस है, ठीक है मैं कर लूँगा। लेकिन वो जब अंदर आता है तो पता चलता है कि इतने छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो कि बंदे को वो ज़हन में रखे। वो आप क्या कोई रहनुमाई फरमाएँगे इस हवाले से? असल में स्टार्ट में ज़ाहिर है बहुत सारी मुश्किलात आती है। पहले ज़ाहिर है मैं आया हूँ जब इस फ़ील्ड में, तो मैंने इस काम को प्रैक्टिकली लिया है, इसको सीखा है। वो 3-4 साल सीखने के बाद फिर अपना काम स्टार्ट किया। अपना काम स्टार्ट करने में भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे इश्यू आते हैं। फिर आस्ता-आस्ता बंदा कामयाब होता है, पार्टी को मुतमइन करता है, पार्टी कस्टमर को गाइड करता है।
जो उसके लिए अच्छा है वो गाइड करता है, उसको कौन सा जनरेटर अच्छा रहेगा, उसके लिए कौन सा जनरेटर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, वो सारी चीजें उसको गाइड करनी पड़ती है। फिर जाहिर है कोई अच्छे के बाद सेटिंग हो जाती है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें गाइड करते हैं? मिसाल तौर पे एक कस्टमर आपके पास आया और आपने अब जनरेटर उसने खरीदना है, तो पहले तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। तो जी। रिक्वायरमेंट के बाद फिर आप किस तरीके से उसको करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह एडजस्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री का कस्टमर आता है, कोई इंडस्ट्री का ओनर है, कोई शादी या कोई फंक्शन के लिए किसी ने लेना है, किसी ने अपने घर के लिए खरीदना है। अब 3 सिनेरियो हैं। इन तीनों सिनेरियो जी। में आप किस तरह उनको फिर हैंडल करते हैं? कोई एक मिसाल के तौर पे समझा दें कि एक कस्टमर मेरे पास घर के खरीदने के लिए आया, एक इस तरह फंक्शन के लिए आया और एक इंडस्ट्री से कोई बंदा आया, तो मैंने उसको इस तरह प्रपोज किया। तो वो 1, 2, 3 एग्जांपलें अगर दे देंगे तो उससे ज़रा आसानी हो जाएगी। अब जो घर के लिए खरीदने आएगा हम उससे पहले पूछेंगे, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, फिर हम उससे पूछेंगे कि आया कि आपने चलाना क्या-क्या है, कितना लोड है आपका घर का, और आपके घर में जनरेटर जो है इतना कोई लॉन बड़ा है जिसमें साइड में रख सकते हैं, आलूदगी नहीं होगी। तो उस हिसाब से फिर घर के लिए हम जनरेटर प्रोवाइड करते हैं उनको कनोपी में, साउंड प्रूफ। और शादी हाल के लिए भी जनरेटर जो कनोपी में ज़्यादा अपना उनको शूट करता है, क्योंकि साउंड उनको भी साउंड प्रूफ चाहिए होता है। इंडस्ट्री में ओपन ज़्यादा चलता है, बगैर विदाउट कनोपी, क्योंकि इंडस्ट्री में डस्ट होती है, सब कुछ होता है, उसका रेडिएटर जो होता है ना उसमें काफ़ी डस्ट आ जाती है। अगर उसको कनोपी में होगा तो कनोपी में वो हीट अप भी होगा। तो उसके लिए फिर हम उसको ना ओपन बोलते हैं कि अपना विदाउट कनोपी लगाएँ आप। ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होंगे और साइज़ के इसमें डिफरेंट कंपनीज़ कौन-कौन सी जिनको डील करते हैं और क्या लोकल है या कोई मैं जो डील करता हूँ ना, मेरे पास जो तकरीबन ऑल ही कंपनी है, लेकिन ज़्यादातर जो हम करते हैं वो कॉमर्स, कैटरपिलर और परकिंस। ठीक है। और इसमें जी। साइज़ेज़ जो हैं वो किलोवाट या के केवीए जो रेटिंग किलोवाट हमारे पास छोटे से छोटा जो होता है वो 20 किलोवाट और बड़े से बड़ा मेगावाट। कितने मेगावाट का होता है सबसे बड़ा जो? हम तकरीबन 1 डेढ़ मेगावाट तक करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ जो कराची में इंडस्ट्री है ना 1 डेढ़ मेगावाट की इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये कौन-सी इंडस्ट्री इसको आप किस तरह बड़ी लेंगे? इंडस्ट्री टेक्सटाइल लेवल जो इंडस्ट्री है ना, टेक्सटाइल, वहाँ पे 1.5 मेगावाट 2 मेगावाट तक चलता है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो 60 केवीए से लेके 350 केवीए तक, जो आम छोटी इंडस्ट्री के लिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जनरेटर खरीदना है तो उसके अंदर फ्यूल का भी होता है, कभी गैस पे चल रहा है, डीज़ल पे चल रहा है या वो पेट्रोल पे चल रहा है। वैसे तो मेरे ख़्याल में तो गैस पेट्रोल वाले तो छोटे होते हैं, बड़े नहीं आते। दूसरा इसमें आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें फ़ायदा नुकसान क्या है कि डीज़ल वाला कोई यूज़ करता है या गैस वाला या पेट्रोल वाला? डीज़ल में ज़्यादा, डीज़ल जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है। वो किस हवाले से आप कहते हैं कि वो अच्छा है तो उसमें? इस हवाले से कि डीज़ल जो होता है ना, डीज़ल की कंज़म्पशन अच्छी होती है। ठीक है। गैस का बड़ा जनरेटर बड़े इंडस्ट्रियों में गैस के भी लगे हुए हैं, लेकिन गैस का जो आजकल आपको पता है गैस की बहुत प्रॉब्लम है, गैस के इश्यूज़ हैं। गैस पूरी मिलती नहीं है, जनरेटर नहीं चल पाते। उस लिहाज से फिर डीज़ल जनरेटर अच्छा रहता है। ठीक है। तो ये वैसे डीज़ल जनरेटर में बड़े साइज़ में आते हैं वैसे पेट्रोल के या गैस के भी यानी बड़े साइज़ में अवेलेबल है? नॉर्मली मैंने गै देखा मार्केट गैस में आता है, पेट्रोल में नहीं आता बड़ा जनरेटर। पेट्रोल में छोटे हैं। पेट्रोल में सिर्फ 10 केवीए तक आता है। 10 ठीक है, ठीक है। जी। अच्छा इसके अंदर जो जनरेटर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर आप देखें तो लोग ले जाते हैं जनरेटर लेकिन बाद में पता चला कि यार इसकी ये जो आफ्टर सेल सर्विस होती है ज़्यादातर उसमें क्या-क्या सर्विस देते हैं और उसमें क्या नाम है लोग कैसे मुतमिन हों कि भी आपसे प्रोडक्ट खरीद ले और फिर उसके बाद उनको किस तरह क्या तरीक़ेकार होता है कि कस्टमर को कैसे हम मुतमिन करते हैं आप? हम जो जनरेटर सेल करते हैं ना, हम उसकी वारंटी देते हैं 1 ईयर की, 1 साल की। ठीक है। 1 साल की हम गारंटी देते हैं विद पार्ट्स। जब हम उसको तैयार करते हैं ना, जनरेटर बनाते हैं, तब हम उसकी सारी मेंटेनेंस अच्छे तरीके से अच्छा पार्ट्स लगा के उसकी मेंटेनेंस उसको बिल्कुल अच्छा तैयार करते हैं। फिर वो पार्टी के पास कस्टमर के पास ज़ाहिर है एक कस्टमर के पास जाएगा, उसके पास अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आगे वो दूसरे को बताएगा। हुँ। इस तरह इसका जो है ना आगे से आगे जो डील बनती है, कस्टमर बनते हैं, वो इसी तरह बनते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर मेंटेनेंस क्या-क्या मसले आते हैं? लोग लेके जाते हैं जब ये वैसे आपने अच्छा बताया, मैंने अभी तक जो देखा है ना मार्केट में लोग पार्ट्स की ज़्यादातर वारंटी नहीं देते, 1 साल या 2 साल की देते हैं, लेकिन पार्ट्स की कहते हैं भई कोई केबल कट गई या कोई पार्ट आपका आपने ओवरलोड कर दिया,
कुछ ज़्यादा लोड चला दिया तो हम उस पे कोई पार्ट जो डैमेज हो गया तो उसकी वारंटी नहीं है, जो मैंने अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं वैसे? नहीं, हम लोग ये 1 ईयर की गारंटी देते हैं, पूरी गारंटी 1 साल की फुल पार्ट्स के साथ देते हैं। ठीक है। तो इसमें जो मेंटेनेंस के क्या इश्यूज आते हैं और कितने अरसे बाद, यानी आपने जितने जनरेटर सेल किए हैं, बड़े जनरेटर्स में इशू आते हैं, छोटों में, किस में कौन से इशू, किस किस्म के इशू आए और किस जनरेटर में ज्यादा आए, या किस कंपनी वाले में, मतलब इस हवाले से कोई बताएंगे कौन सी कंपनी ज्यादा रिलायबल रही, इस हवाले से कोई रहनुमाई फरमाएं। कंपनी जो है ना, कैटरपिलर, कॉमस और परकन, ये तीनों बहुत अच्छी कंपनी है। और उसके अलावा बहुत सारे आते हैं, लोकल आते हैं, अपना मित्सुबिशी आ गया, वाल्वो होता है, और कई जनरेटर आते हैं जिसमें बाद में पार्ट्स का भी मसला बनता है, पार्ट्स नहीं मिलता। लेकिन हम लोग कैटरपिलर, कॉमस और परकन इसलिए करते हैं कि उसका पार्ट्स हर जगह से आपको मिल जाएगा और अच्छा पार्ट्स मिलेगा। इश्यूज जो है, इश्यूज आते हैं जब जनरेटर जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी आते, कई मंथ नहीं आते। लेकिन अगर इशू आता है, यही आता है कि डीजल खत्म हो गया जी, जनरेटर ये लाग हो गया, छोटी छोटी कंप्लेनें होती है, या कोई ये इलेक्ट्रिक साइड में एवीआर का मसला आ गया, छोटे छोटे इश्यूज आते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आते हैं। एक जनरेटर जब हम तैयार करके देते हैं तो उसमें तकरीबन कोई, मेरा नहीं ख्याल कि 2-4 मंथ उसमें कंप्लेन आए। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ज्यादातर जो इशू आते हैं वो कौन से, मतलब बड़े जनरेटर्स में आपने देखा, या किस केवीए रेटिंग के थे, या कोई ऑब्जर्वेशन आपकी इस हवाले से कोई है कि भाई बड़े जनरेटर ज्यादातर मसले करते हैं, या छोटों ने किया, या पेट्रोल वालों ने किया, या गैस वालों ने, या डीजल वालों ने? नहीं, बड़े छोटे का नहीं है, तो जाहिर है जनरेटर तो जनरेटर ना, एक इंजन है, छोटा है तो उसकी पावर छोटी है, बड़ा तो उसकी बड़ी है। ठीक तो है। इशू आने में छोटे में भी आ जाता है, बड़े में भी आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप थोड़ा सा कभी देखें एवीआर का, आपने कहा छोटे छोटे मसले होते हैं, कस्टमर कई जी होते हैं, जैसे कोई कोई इलेक्ट्रिकल का कुछ थोड़ा बहुत न हो जानते हैं यानी घर में, तो आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि अगर ये मसले आए तो आप खुद ही हल कर लें, मतलब वो खुद हल करना जानते हो कि भी थोड़ा सा देख ले यार कि ये खोल के बॉक्स, इसमें ब्रेकर ट्रिप हो गया, इस तरह के जो छोटे छोटे मसले हैं जो खुद कर सकते हैं वो, या फ्यूज वो हो गया ब्लोन, तो कोई इस हवाले से कोई रहनुमाई फरमा दें। उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा जनरेटर का ना फ्यूल खत्म हो जाता है, खत्म होने पे जनरेटर एयर लॉक हो जाता है। अब वो ठीक। एयर लॉक के लिए बजाय वो मैकेनिक को बुलाने के लिए उसको खुद एयर निकल सकती है, उसमें फ्यूल पंप लगा होता है। वो फ्यूल ठीक। पंप को पुश करना पड़ता है, पुश करने के बाद उसकी एयर निकल जाती है, इंजन स्टार्ट हो जाता है। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। और एवीआर का मसला जहाँ तक है, एवीआर भी अगर खुदा ना खास्ता एवीआर उड़ जाता है तो वो बंदा खुद भी लगा सकता है। अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं जल्दी पहुंचता तो एवीआर मिल जाता है मार्केट से, एवीआर लेके बंदा खुद लगा सकता है। ठीक है। ठीक है। तो ज़्यादातर कस्टमर आपके इंडस्ट्रियल, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंडस्ट्रियल होते हैं, या घर से घर? हमारा सर टोटल इंडस्ट्रियल है। ठीक है। ठीक है। जी, हमारा काम टोटल इंडस्ट्रियल है, बड़े जनरेटर है, टोटल इंडस्ट्रियल है। तो आपने छोटा बताया, कितना छोटा, 5 केवीए का बताया था, वो फिर इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ करते हैं लोग? हमारे पास जो छोटे से छोटा ना 20 केवी आता है। 20 केवीए, तो ये 20 केवीए कौन सी इंडस्ट्री वाले यूज़ कर रहे होते हैं? 20 केवी ये छोटी इंडस्ट्री होती है, जैसे गारमेंट फैक्ट्री हो गई, छोटी कम जी जी। मशीनें, छोटा यूनिट है। छोटे यूनिटों के लिए 20 केवीए चलता है, 20 के बाद 50 केवीए, 60, जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है ना, उनका लोड है, उसी हिसाब से जनरेटर लगता है। ठीक है। तो इसके ऊपर लोड जो है, आप कोई जब मेंटेनेंस की उनकी गारंटी देते हैं तो क्या लोड, कहते हैं कि 80% इस पे लोड डालें ताकि इसकी लाइफ बढ़े, या ये, तो आपको इनको थोड़ा सा बताते भी हैं कि यार ये एहतियात करनी है, ये वरना वारंटी वाइड हो जाएगी? जी, जी, बिल्कुल बताते हैं, हम उनको बताते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे जनरेटर आप 100 केवीए ले रहे हैं तो उसपे 80 एम्पीयर लोड चलाना है। ठीक है। जी, उसको अंडर लोड रखना है ताकि उसकी जो है ना मेंटेनेंस नहीं निकले, वो काम नहीं निकालता। अगर 80 पर, वो ज़ाहिर है चलाने में तो वो ओवरलोड भी चलता है, लेकिन जब ओवरलोड करेंगे तो वो मेंटेनेंस निकालेगा। ठीक है। तो इसमें मेजर मेंटेनेंस, चले वो तो छोटी आपने बता दी एवीआर का, और वो इशू होता है, बड़ी जो इसके प्रॉब्लम आते हैं मेंटेनेंस के, जो वो कितने अरसे बाद बड़ी आते हैं? जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है ना, इसकी 10,000 घंटे के बाद आती है। 10,000 घंटे के बाद ओवरऑल इंजन को एक दफ़ा करना पड़ता है। ठीक है। जो इंजन चल रहा है वो तकरीबन 10,000 घंटे के बाद उसकी टॉप ओवरऑल होती है, और 15,000 पे उसकी मेजर होती है। ठीक है। मेजर में क्या क्या आप इसमें चेंज करते हैं, या क्या करते हैं? टॉप जो होता है, टॉप में सिर्फ उसका ऊपर का हेड उतरता है। हेड उतारने के बाद हेड का काम किया जाता है, नीचे चेक किया जाता है कि आगे नीचे तो नहीं कोई प्रॉब्लम। अगर नहीं होगी तो वो हेड का काम करके फिट कर देते हैं। और मेजर में उसका पूरा इंजन ओवरऑल होता है, जिसमें रिंग, पिस्टन, लाइनर होते हैं, वो सब सामान नया डलता है।
तो ये इंजन वगैरह जो है आप यूज्ड खरीदते हैं या मतलब इंपोर्ट क्या करते हैं और असेंबलिंग क्या करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, किस तरह करते हैं? ये इंजन हम जो बाहर से हमारा इंपोर्टर दोस्त है वो लेके आता है कंटेनर, ठीक उससे है। फिर हम इंजन खरीदते हैं। इसकी जो अल्टरनेटर है मोटर डायनमो वो लेते हैं। समलंग हम यहाँ पे करते हैं, उसके नीचे की बेस जो है, रेडिएटर है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे खुद समलंग करते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल हम खुद बना के लगाते हैं। ठीक है, तो ये डायनेमो की वैसे कराची में मार्केट भी है मेरे ख्याल, डायनेमो वहां से आप खुद लेते हैं या क्या करते हैं? ये डिजाइन भी खुद आपने देखा हुआ तस्वीरों में मैंने। नहीं, मार्केट भी है, लेकिन इम्पोर्टर जो बाहर से लेके आता है उससे हम लेते हैं। वो ज़ाहिर है कंटेनर लेके आता है, हम उससे इंजन भी और डायनमो भी उसी से लेते हैं। अच्छा, फिर इंजन और डायनमो को आपने लिंक करना है, आप लिंक आपस में जोड़ना है, तो आप कैसे, मतलब कई दफा लोगों का मसला ये हुआ कि उन्होंने इंजन खरीदा, इसमें 2 नंबरी ये की हुई थी कि किसी ने डायनामो लगा दिया, किसी और रेटिंग का इंजन कोई और रेटिंग का लगा हुआ है, तो बड़ा छोटा, तो वो ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने लोड डाला तो वो फट गया, या कोई जो भी इंजन को कोई मसला होता है ना, तो इस हवाले से आप क्या तरीकेकार करते हैं कि ये मसला ना हो? नहीं, वो इंजन और डायनमो को जो है ना वो कपल किया जाता है। ठीक है। उनको आपस में कपल किया जाता है, उनको उसकी सारी लाइनमेंट थ्रू की जाती है कि आया कि कोई मसला नहीं हो। वो हमारे पास पूरी एक मशीनरी होती है, लेथ मशीन पे उसका वेट बनता है, उसको कपल कपल का सामान तैयार होता है, उसको कपल किया जाता है तरीके से, फिर भी कुछ भी नहीं होता। नहीं, कपलिंग तो चले ठीक हो गया, लेकिन उसकी रेटिंग का किस तरह आप करते हैं कि भाई मोटर है तो कितने एचपी की मोटर होगी और कितने वो जनरेटर होगा, उसकी पावर के हवाले से किस तरह आप वो अलाइन पावर करते के हवाले से हम जो इंजन लेके आते हैं ना, मिसाल के तौर पे एक इंजन हम ले आए, 100 kVA का इंजन लाया, तो हमें पता है इसे इसके पीछे 100 kVA की मोटर लगनी है। वो इंजन हार्स पावर इंजन पे भी होते हैं और मोटर पे भी केवीए लिखा होता है। हैं? ठीक है, यानी उनको आप वो कर लेते हैं, सही और है। इंजन जो है ना, मिसाल के तौर पे हम 100 kVA का जनरेटर बनाते हैं, 100 kVA की मोटर है, तो इंजन हम उस पर लगाते हैं 150 हार्स पावर का इंजन एक्स्ट्रा लगाते हैं। ठीक है, यानी 100 हार्स पावर की मोटर है अगर, तो आपने 150 हार्स डेढ़ पावर का सौ का इंजन लगाते लगाना है। हैं जी। तो उसकी क्या वजह होती है कि 150 का ही क्यों लगाना है आपने? क्योंकि लोड जो होता है ना, लोड सारा इंजन पे होता है, डायनमो ने तो खाली ठीक करंट देना है। ठीक है। लोड ठीक इंजन पे होता है, लोड इंजन ने चलाना होता है। इंजन आप इंजन की कैपेसिटी ज्यादा रखोगे तो वो चलेगा। हाँ, क्योंकि इंजन एज अ प्राइम मूवर के तौर पे काम कर रहा है, और इंजन ने जो है ना मोटर को चलाना है, तो इंजन और मोटर को के दरमियान भी जो रोटेशनल लॉसेज हैं, वो लॉसेज वगैरह भी होते हैं, तो उस वजह से जाहिर है इंजन को आपने जी। बड़ा रखना है ताकि जो है ना वो मोटर को चला सके। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें सिंगल फेज 3 फेज होते हैं, जाहिर है आप तो बड़े जनरेटर की बात 3 फेज ही होते हैं, सिंगल फेज तो घर में मेरे ख्याल 1-2 केवीए कहाँ तक होते हैं, यानी सिंगल फेज जो है? सिंगल फेज जो होता है ना वो तकरीबन 20-25 kVA 30 kVA तक। बाकी अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है बड़ा सेट 100 kVA भी सिंगल फेज, तो वो हम कर देते हैं सिंगल फेज, उसको उसके कनेक्शन चेंज करके सिंगल फेज हो जाता है। तो ये सिंगल फेज कहाँ यूज करते हैं इतना बड़ा जो है ना वो? सिंगल फेज जो सिर्फ घरों में यूज होता है, या यहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री है, कोई कारखाने ऐसे होते हैं जहाँ सिंगल फेज लोड होता है। क्योंकि हम्म। यहाँ पे सिंगल फेज से लोड चल रहा है ना, वहाँ 3 फेज आप जनरेटर लगाओगे तो अगर लोड डिवाइड नहीं होगा, तीनों फेसों पे बराबर नहीं होगा, तो वहाँ जनरेटर को नुकसान है। वहां के लिए फिर हमें सिंगल फेज लगाना पड़ता है। तो ये अनबैलेंस हो जाए अगर जनरेटर, ये भी आप मेंटेनेंस में देते हैं कि यार अनबैलेंस नहीं होना चाहिए और इस पे बैलेंस लोड लगाएं, या क्यों, क्या तरीकेकार करते हैं? जी, ये हम देते हैं, बल्कि जब हम जनरेटर को चलाने हमारी टीम जाती है तो वो चेक करती है क्या आगे तीनों फेसों पे लोड बराबर है। अगर नहीं बराबर होता तो वो फिर उसको डिवाइड करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि यानी आजकल पोल्यूशन और ये जो है ना उसमें दुनिया जो है लगी हुई है कि यार सोलर पे जाएं और ये डीजल को कम से कम किया जाए, तो आप इस हवाले से क्या करते हैं कि क्या ट्रेंड है हमारा इधर कराची में या आपके बिजनेस में कि लोग सोलर की तरफ ज्यादा आ रहे हैं या डीजल पे ही कर रहे हैं, या डीजल में आप क्या एहतियात करते हैं कि जिसके अंदर जो है ना वो ये गर्दो गुबार इससे बचा जाए, और इसमें कोई ऐसे तरीके कोई आजकल आए हुए हैं या नहीं अभी? नहीं, लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, काफी लोग जा रहे हैं, क्योंकि डीजल जाहिर है कास्टली बहुत महंगा है। डीजल कास्टली महंगा हो गया, लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, कोई जगह ऐसी है यहाँ पे जनरेटर ही चल सकता है, वहां सोलर कामयाब नहीं है। मिसाल के तौर पे इसमें आप क्या किस तरीके से मिसाल के तौर पे हमारा काम अभी ये है, ये कंट्रोल शेड के साथ, कंट्रोल शेड पोल्ट्री फार्म जो है बिल्कुल। उनके साथ काम है, वहां पे सोलर कामयाब नहीं होता, क्योंकि उनका काम बहुत रिस्की काम होता है। वहां अगर मिसाल के तौर पे सोलर को तो धूप चाहिए,
धूप होगी तो वो चलेगा, अगर धूप नहीं है वहां पे, वो बादल बादल आ जाते हैं तो फिर सोलर काम नहीं करता, वहां उनको जनरेटर रखना लाजमी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि यानी सोलर और इसका जनरेटर का जो है हम जब मुवाज़ना करते हैं कीमत के हवाले से भी, फिर ये है कि ये ज़्यादा देर चले और इसमें कोई मसले-मसाइल ना आए, और फिर ये है कि ये जो है वो इस हवाले से आप क्या बिज़नेस के लिए भी और घर के लिए भी ना, तो आप मुवाज़ना जब करते हैं तो क्या इसके फ़ायदे नुकसान आप देखते हैं इनमें? सोलर के जी, जी, सोलर के और डीज़ल के एक यानी इसमें ज़्यादा यानी अच्छा चलने वाला, यानी इसके अंदर मसले-मसाइल कम आएँ, और दूसरा ये है कि उसकी कीमत भी कम हो। कीमत के लिहाज से जनरेटर सस्ता है, और जनरेटर में ज़्यादा डीजल लगता है, वो डीजल डेली आपने रोज डालना है। और सोलर जो है, सोलर आपने एक दफा खर्चा करना है, एक दफा लगा लिया तो सोलर जाहिर है आपके 2-3 साल के लिए जान छूट जाती है, उस इस लिहाज से सोलर अच्छा है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब अच्छा, अब आप मुझे मुझे कोई रियल एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि जिसके अंदर आपने कोई जो चैलेंजेज़, कोई आपने मसले-मसाइल जो इंडस्ट्री की नीड क्या है? आज आज के दौर में इंडस्ट्री की नीड क्या, टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी के अंदर आपने कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया या नहीं? या टेक्नोलॉजी के अंदर आपके बिज़नेस में कोई उसका असर तो नहीं पड़ा, या कोई फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? नहीं सर, फिलहाल कोई नुकसान नहीं, कोई ऐसा उसका असर नहीं पड़ा। हुँ। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जैसे काम चल रहा था वैसे ही चल रहा है, लेकिन लोग सोलर की तरफ जा रहे हैं, सोलर के साथ-साथ जनरेटर भी वो रख रहे हैं। यानी दोनों इकट्ठे बिज़नेस चला रहे हैं लोग। ये इकट्ठे कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो दिन दिन में सोलर का यूज़ कर लेते हैं, और नाइट में 24 घंटे इंडस्ट्री चलती है, तो नाइट में जनरेटर यूज़ करते हैं। नहीं, तो इसके अंदर फिर सोलर और जनरेटर लोगों ने घर के अंदर कोई इस तरह का भी कॉम्बिनेशन रखा है कि आपने कोई ऐसा उनको सॉल्यूशन हल देते हैं कि जिसके अंदर जनरेटर और सोलर इकट्ठे चलें, या कोई इस तरह का भी आपने फैसिलिटी देते हैं उनको? नहीं ऐसा नहीं है, जनरेटर अलग चलेगा और सोलर अलग चलेगा, दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक है, ठीक है। तो इस हवाले से इसकी कॉस्ट जो है, डिफरेंट साइज़ेज़ के जो जनरेटर हैं, इनकी कॉस्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या इनकी आजकल कितनी चल रही है, और साल पहले कितनी आपको तब्दीली नज़र आ रही है इसमें कॉस्ट में, जो इसकी कीमत है? तब्दीली मिसाल के तौर पे आज से 1 साल पहले ले लें, 100 केवी का जनरेटर हम सेल करते थे मिसाल के तौर पे, एग्ज़ाम्पल 6 लाख का। ठीक है। अभी वो जनरेटर हम सेल करते हैं 15 लाख का, इतना फ़र्क आया है। ये कितने केवीए की बात कर रहे हैं? 100 केवी। अच्छा, 15 यानी एक तकरीबन। मिसाल दे रहा हूँ मैं, जी, 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 बिल्कुल। कि अगर साल पहले या 2 साल पहले हम 6 साढ़े 6 लाख का सेल करते थे, आज वो 15 लाख का करते हैं। ठीक है। तो ये जनरेटर कितना अरसा वैसे निकाल जाता है इनका, ओवरऑल इसकी लाइफ क्या होती है, मतलब प्रैक्टिकली? जनरेटर अगर अच्छी मेंटेनेंस करके दिया जाए ना, तो तकरीबन कोई 7-8 साल निकाल जाता है। ठीक है सर। तो अगर कोई इसको। लेकिन उसका ये भी है कि वहाँ जो चलाने वाला कस्टमर है, वो जी, जी। उसका ऑयल अच्छा यूज़ करे, उसकी मेंटेनेंस टाइम पे करे। अगर मेंटेनेंस टाइम पे नहीं करेगा, ऑयल लोकल यूज़ करेगा, तो वो ज़ाहिर है मेंटेनेंस निकलेगी उसकी जल्दी, वरना 8-10 साल कुछ नहीं होता जनरेटर को। ठीक है, सही है। तो इसके अंदर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लोगों को जो ख़ास तौर पे जनरेटर्स का बिज़नेस करते हैं, या शादी हॉल्स पे, या इस हवाले से लेके जाते हैं, तो उनको क्या कोई फ़ायदा होता है, मतलब इस हवाले से कोई जनरेटर का, यानी वो बिज़नेस किस-किस टाइप के या किस किस्म के बिज़नेस वो शुरू कर सकते हैं? यानी आप उनको क्या रहनुमाई फरमाएँगे? मैं समझा नहीं बात आपकी। यानी कोई जनरेटर का बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है ना शुरू से। एक जी, बंदा है जी। जो इन्वेस्टमेंट भी तो इसमें चाहिए ना, तो कितनी इन्वेस्टमेंट उसके पास होनी चाहिए, या किस तरीके से वो स्टार्ट से कैसे स्टार्ट करे और किस तरह आगे जाए? यानी आपका जो 20 साल का एक्सपोज़र है, 20 साल का तजुर्बा है, आपने कैसे स्टार्ट किया? अपनी थोड़ी-सी स्टोरी इस हवाले से अगर बता दें कि पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे, चौथे और 20वें साल इस तरह क्या तब्दीली आई, और किस तरह आपने इस को एक्सपैंड किया है इस बिज़नेस को? और आगे क्या करेंगे एक फ्यूचर में? साहब, मैंने जो स्टार्ट किया है ना, मैंने फर्स्ट एक जनरेटर बनाया है। जी, जी। एक जनरेटर से स्टार्ट किया है, और 1 से 2, 2 से 4, आज मेरी वर्कशॉप में 20 जनरेटर तैयार पड़े हैं। 20 से 25 जनरेटर ऑलरेडी तैयार पड़े होते हैं। तो ऐसा कोई भी दोस्त है वो काम करना चाहता है, वो स्टार्टिंग में अच्छा बनाए, लेकिन एक बनाए, 2 की जगह भी 1 बनाए। 1 बना के सेल करे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, पार्टी को मुतमन करे, फिर 2 बनाए। ऐसे आस्ता-आस्ता बंदा कामयाब हो जाता है। अगर बोले कि नहीं यार मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं 10 जनरेटर बना के रख लेता हूँ, और 10 जनरेटर का रिज़ल्ट जो वो नहीं सही हो, तो फिर उसमें कोई मज़ा नहीं है।
ठीक है। अच्छा, एक फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जनरेटर अब बनाना है। अब उस जनरेटर के लिए जो पार्ट्स हैं कहाँ-कहाँ से मिलेंगे, वो कहाँ से ले, क्योंकि उसमें तो वो अब इम्पोर्ट तो नहीं करेगा हर चीज़ ही, वो तो हो सकता है लोकल ही खरीदे, या उसको लोकल खरीदना चाहिए या इम्पोर्ट करे, क्योंकि एक जनरेटर पे तो उसको फिर बाहर से इम्पोर्ट भी नहीं ना कर सकता। क्या तरीका होगा उसका? नहीं, वो यहाँ पे इम्पोर्ट, अगर वो मिसाल के तौर पे इम्पोर्ट किए हुए जनरेटर लेना चाहता है, पूरे जनरेटर खुद नहीं उसको बनाना चाहता, पूरा जनरेटर लेना चाहता, तो जो इम्पोर्टर लेके आते हैं उनसे ले ले। अगर ठीक है। वो खुद बनाना चाहता है तो फिर मार्केट में इंजन आते हैं, डेनवो मोटर आती है, इंजन अलग परचेज करे, डेनवो अलग परचेज करे, लेकिन उसके लिए टीम पूरी चाहिए होती है, फैब्रिकेटर चाहिए होता है, पेंट कलर करने वाला बंदा चाहिए होता है, इलेक्ट्रिशियन चाहिए होता है, उसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है। ठीक है। तो उसमें टीम को किस तरह आप मैनेज करते हैं? मतलब जो टीम के हवाले से आपने बताया, तो किस तरह क्या-क्या किस तरह इन्होंने साइन किया होता है कि किसी ने मेंटेनेंस पे जाना है, किसी ने कोई काम करना है, तो उसको किस तरह मैनेज करते हैं अपनी टीम को? वो सारी टीम अलग है। अब मेरे पास फैब्रिकेटर अलग है, पेंट करने वाला अलग है, इलेक्ट्रिशियन अलग है, मैकेनिक अलग है। वो फिर जिस बंदे ने जिस साइड पे जाना है, पहले उनसे पूछा जाता है कि आया कि आपके काम क्या है, तो उस हिसाब से बंदा फिर उधर भेजते हैं कि इस बंदे की वहां पे जरूरत है। ठीक है। तो इसमें आपने इलेक्ट्रीशियन और ये जो बताया एक-एक रखा हुआ है, या इलेक्ट्रीशियन 2 हैं, या मतलब इस तरह प्लम्बर या इस तरह जो आप कह रहे हैं बाकी? असल में हमारे पास अभी जो बंदे 7-8 बंदे, हमारे बंदे ऑलराउंड है, इलेक्ट्रिशियन भी है, मैकेनिक भी है, सब कुछ है। लेकिन आम वर्कशॉप वालों ने एक एक बंदा रखा होता है। ठीक है। तो इसके अंदर आपको इनकी कॉस्ट, इनको जो मज़दूरी देनी है, सारा कुछ आपने परमानेंट रखा होता है या फ्रीलांस आजकल के भी जब तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप क्या किस बेस पे इनको रखा होता है? परमानेंट इनको क्या? नहीं, हमने इनको सैलरी पे पक्का रखा होता है, पर मंथ पे ना। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर जो इन्वेस्टमेंट आपने बताया कि एक शख्स एक जनरेटर ले, और वो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि छोटे यानी 20 केवीए से शुरू करे? उसके लिए आपको ज़ाहिर है इंडस्ट्री में जाना है, पहले कोई इंडस्ट्री का गाहक भी ढूँढना है। क्या पहले गाहक ढूँढे या पहले जनरेटर बना ले उसके बाद गाहक ढूँढे? क्या इसका तरीक़ेकार क्या होगा? नहीं सर, पहले जनरेटर बना के रखना पड़ेगा, गाहक फिर आएगा। ठीक है। यानी एक जनरेटर जी। पहले बना ले। पहले अपने वर्कशॉप बनाए, अपना जनरेटर बना के रखे, तो गाहक फिर खुद ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यानी वर्कशॉप देखिए, वर्कशॉप अभी तो उसने बिज़नेस शुरू ही नहीं किया, तो वर्कशॉप शुरू कर दे वो, कोई शायद एक किराया देना छोटी शुरू कर दे। एक छोटी दुकान बनानी पड़ेगी उसको, एक छोटा अपना ठिया बनाना पड़ेगा। ठीक है के बगैर नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी के बावजूद भी घर के अंदर वो बना ठिए ले। के बगैर नहीं, अपना ठिया बनाए, अपना एक जनरेटर बनाए, 2 बनाए, और कस्टमर जो है वो खुद ही आ जाएगा। नहीं, ये तो बात ठीक है कि वर्कशॉप बाहर अगर आपने किया तो वहाँ तो कस्टमर आपको आ ही जाएगा, आप एक मार्केट में बैठे हैं। लेकिन एक बंदा अगर शुरू में करना चाह रहा है, वो उसका बिज़नेस पता नहीं चलता है, नहीं चलता, उसको पता ही कोई नहीं है, तो वो शुरू में आप इन्वेस्टमेंट कर ले, किराए की दुकान ले ले, ये कर ले। क्या वो घर के अंदर एक कोई ऐसा सेटअप, एक जनरेटर बनाए और उसकी मार्केटिंग कर ले? क्या कोई इस तरह का तरीका कोई नहीं है, या किसी ने अडॉप्ट नहीं नहीं, किया? ऐसा कोई तरीका नहीं है। वो मार्केट में अपनी दुकान ले, छोटी दुकान ले दुकान ले, जनरेटर तैयार करके उसमें रखे, दुकान खोलेगा, ज़ाहिर है जब वर्कशॉप की दुकान खुलेगी तो कस्टमर आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और भी है कि यहाँ जो है ना एंजल के भी कुछ कंपनी के एंजल है या कोई इस तरह की कंपनीज़ आई हुई हैं लोकल, तो इसको आप क्या देखते हैं? थोड़ी-सी प्राइस इनकी कम है, लेकिन ये है कि वो उनकी रिलायबिलिटी, या उसको आप किस हवाले से देखते हैं कि भई पायदारी के हवाले से? जी, एंजल का जो जनरेटर है ना, वो चाइना का जनरेटर है। ठीक है। चाइना का जनरेटर है, लेकिन एंजल्स कंपनी का जो जनरेटर है वो छोटा है, बड़ा है नहीं है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े से बड़ा बनाया है ना, 20 केवीए तक बनाया है। ठीक है। जी। तो जो बड़े जनरेटर हैं वो किस कंपनी के, यानी ज़्यादा ज़्यादा कैटरपिलर के, और वो जो 3 आपने कंपनियाँ बताई हैं? बड़े जो हैं कैटरपिलर है, कॉमस है, पर्कन है, वाल्वो है, हुँ। और डेनियो है, निप्पॉन शरी है। और जिनमें सबसे अच्छे जनरेटर है ना, वो कैटरपिलर है, कॉमस है और पर्कन है। ये आप इन ये मल्टीनेशनल यानी इंटरनेशनल है ब्रांड ये? जी। और जो लोकल हैं उनमें आप कैटेगरी कैसे करते हैं कि भई ये सबसे अच्छा है, इसकी हमें कंप्लेंट कम पाई है और इसकी ज़्यादा आ रही हैं, या किस हवाले से जिसकी सबसे कम आई हैं? सबसे अच्छा जो चलने में है ना, जिसकी कंप्लेन कम है, वो कैटरपिलर है। अच्छा, नहीं लोकल में, यानी ये लोकल जो कंपनियाँ आपने बताई हैं, कुछ कोई लोकल कंपनियाँ भी हैं जो नहीं, लोकल नहीं है, वो भी जैपनीज है कंपनी। डेनियो है, वो जैपनीज कंपनी है, जापानी है। ठीक है, कैटरपिलर अमेरिकन है, पर्कन जो है वो यूके का है। ठीक है। तो चाइना चाइना भी वो कहते हैं ना कि चल जाए तो
चल जाए, नहीं तो चाइना है, लेकिन अच्छे चाइना भी चलते हैं। उनकी हम्म, लाइफ ये है कि अगर दूसरा जनरेटर मिसाल के तौर पे 5 साल का चलता है तो वो 2 साल चलता है। ठीक है। तो इसके अंदर देखें, आपने बिजनेस करना है तो इसके अंदर आपको मार्केट का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आपने कहा कि भाई कस्टमर खुद ही आ जाएगा, ये मैंने पहली दफा सुना है कि जनरेटर के अंदर कस्टमर खुद ही आ जाएगा। वरना तो लोग ये करते हैं कि बिजनेस के लिए पूरा रिसर्च करते हैं कि यार मार्केट में कहाँ थोड़ा सा देखूं, मार्केट में कस्टमर जो है वो। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि भाई एक बंदा छोटे जनरेटर बेचना चाह रहा है, एक बड़े बेचना चाह रहा है, तो उसको कस्टमर को किस तरीके से वो किस तरह फोकस करे, कैटेगराइज के भी इंडस्ट्री का बड़ा जनरेटर है तो इंडस्ट्री के लिए होगा, इस हवाले से कोई बताएंगे? बड़ा जनरेटर इंडस्ट्री के हवाले से होगा, वो इंडस्ट्री के करीब कहीं अपनी वर्कशॉप खोलेगा। जबरदस्त, ठीक है। इंडस्ट्री के करीब खोलेगा तो जाहिर है वो इंडस्ट्री को अटैच हो जाएगा। अगर छोटे जनरेटर का काम करना है वो तो रेजिडेंशियल एरिया में करेगा, घरेलू करेगा, तो वहां पे उसको वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री के साथ अटैचमेंट जो रिलेशन बनाते हैं आप लॉन्ग टर्म, आपने क्या देखा है कि भाई लॉन्ग टर्म रिलेशन में कई दफा जनरेटर आपका कोई कंप्लेन भी आ जाती है, तो आप उसको फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन को किस तरह मेंटेन करते हैं कि भाई इंडस्ट्री के अंदर आपको जो है वो किस तरह उसका कोई तरीका बताइए? इंडस्ट्री में हमने जनरेटर लगाना है, रिलेशन ऐसे ही बनेगा कि अगर हमारा जनरेटर अच्छा चलेगा तो उनसे हमारा रिलेशन अच्छा होगा। और दूसरी चीज है, हमने पीछे सर्विस देनी है। अगर सर्विस नहीं देंगे तो जाहिर है वहां रिलेशन खत्म ही हो जाएगा ना आपका। ठीक है। मेन चीज है आपकी सर्विस है, पीछे बैकअप होना चाहिए। तो ये सर्विस में एक मेंटेनेंस देते हैं, तो यानी जो भी मसाइल आते हैं आप इसको फ्री सर्विस देते हैं या इसकी पेड होती है, या किस तरीके से आप करते हैं? 2 साल यानी फ्री? नहीं, जो जनरेटर हमारी गारंटी में होता है, जितनी देर साल की गारंटी है या 6 महीने की, हमने जो गारंटी दी है वो गारंटी में हमने फ्री करके देना है। उसके बाद फिर हमारा उनसे कांटेक्ट हो जाता है, फिर हम उसको कांटेक्ट बेस पे करते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि यानी जनरेटर आपसे लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और से मेंटेनेंस करवाएं, या वो परमानेंट आपके पक्के गाहक बन जाते हैं? नहीं, अगर हमारी सर्विस अच्छी होगी तो वो गाहक हमारे इंशाल्लाह रहेंगे पक्के। अगर हमारी सर्विस नहीं होगी तो वो बंदा चेंज भी कर लेते हैं, दूसरा बंदा भी ले लेते हैं। ठीक है। तो ये मार्केट के अंदर आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा जनरेटर की मार्केट, आप कराची में क्या देखते हैं कि इतनी मार्केट है, उसमें आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं कि भाई इतनी मार्केट के अंदर आप अपने गाहक कोई और आपके गाहक को ना ले ले चले? सर्विस तो है लेकिन आप मुनफरद सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, मतलब कि बाकियों से, बाकी भी लोग सर्विस दे रहे हैं, ज़रा हर बंदा ही कोशिश कर रहा है, इसमें कैसे मतलब आप कर रहे हैं सर्वाइव? सर्विस जो पार्टी है ना, कस्टमर है, वो आपके तल्लक बेस पे है। हम्म, आपने एक पार्टी को जनरेटर दिए हुए, सेल किए हुए, वहां पे अच्छा रिजल्ट है। अब उनके आगे रिलेशन वालों को जनरेटर चाहिए तो वो आपका बताएंगे कि यार वहां से जाके ले आए। तो इसी तरह करते करते पार्टियां आगे से आगे पार्टी बनती ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो हैं वो इस जनरेटर के या इसके खास बिजनेस पे या ओवरऑल बिजनेस पे कोई असरअंदाज हुए हैं पिछले साल में या साल से पहले? कोई क्या आप वेरिएशन देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ बड़ा खतरनाक असर डाल रही हैं, कोई अच्छा असर पड़ रहा है, क्या हो रहा है? है। नहीं, अच्छा असर तो खैर नहीं पड़ रहा। गवर्नमेंट की पॉलिसियों को दायरा फॉलो करना पड़ता है। हम उनके टैक्स वैक्स जो भी है सब देते हैं। फाइलर है, हम टैक्स देते हैं, जाहिर है वो टैक्स तो लेते हैं ना। ठीक है। अच्छा, टैक्स वगैरह वो चलता है, ठीक है। जी। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी का आपने कोई इस्तेमाल इसमें जो है जनरेटर्स के अंदर आप मार्केटिंग अपनी या कोई इसके बिजनेस को मजीद मुख्तलिफ शहरों में बढ़ाना या इसको और क्या तरीकाकार आपने कोई मुस्तकबिल के हवाले से क्या प्लानिंग की है अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए और अगले 2 साल के लिए? अगले 5 साल के लिए हम साथ साथ प्लानिंग करते हैं। अब कोई एरिया नया इंडस्ट्री बनती है, वहाँ विजिट करते हैं, जाते हैं, उनको वो कस्टमर को मिलते हैं, उनको अपना बताते हैं। तो वहाँ पे फिर आगे आगे अपना पार्टी कस्टमर बनते हैं, डील हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये मैं दूसरे एंगल से पहले भी पूछा है आपसे कि भाई आपने इस पूरे बिज़नेस में, जनरेटर के बिज़नेस में, जो जनरेटर की इंडस्ट्री है, इसमें सबसे बड़ी रुकावटें आपने कौन-सी अभी तक फेस की हैं और उनको फिर आपने ओवरकम या हल करने के लिए क्या तरीका अपनाया? नहीं, इतनी नहीं, कोई ऐसी नहीं हमने देखी। लेकिन ये कि आ जाती है, मुश्किलात आती भी है, लेकिन ये इतना कोई नहीं है कि जो हमें बहुत मुश्किल से फेस करना पड़े। ऐसा कोई हुआ नहीं है। ठीक है। तो ये जो आपकी टीम है, इसको आपने, ज़ाहिर है ये टीम आपकी काम करती है, तो आप क्या हर वक़्त उस पे इनकी निगरानी पे रखते हैं या इसको ऑटोमेट किया हुआ, ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है कि भई टीम का जो जो हर बंदा अपने काम पे लगा हुआ है और आप महीने बाद रिपोर्ट ले ली या दिन के आखिर में ले ली, या क्या तरीक़ेकार क्या होता है आपका मैनेजमेंट का?
कैसे मैनेज? हमने टीम को डेली का डेली उनको बता देना है कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। आप मिसाल के तौर पे अभी वर्कशॉप शाम को बंद करते हैं, तो शाम को उनको सारा प्रोग्राम दे देते हैं कि सुबह भी फलां बंदे ने ये काम करना है, फलां बंदे ने ये काम करना है। तो हम लोग जब तक जाते हैं तो वो अपने कामों पे लगे होते हैं। यानी आपने पूरा उसका रोजाना का टारगेट दे देते हैं, और टारगेट दिन के आखिर में मुकम्मल करेंगे तो वो फिर आपको वो जाएंगे जी। मुकम्मल कर। ठीक। तो अगर वो टारगेट पहले मुकम्मल कर देते हैं तो फिर क्या नया टारगेट देते हैं, या क्या इसको किस तरह रखते हैं नहीं, उनको? टारगेट अगर पहले मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर अगला काम नया तैयार होता है, फिर अगले काम में लग जाते हैं। अच्छा, नहीं तो उसको भी फिर उनको इंसेंटिव भी मिलता है कि भाई ये नहीं एक बंदा कहता है यार मैं काम एक ही करूं फिर इसको लंबा करता जाऊं, एक बंदा दो काम करता है यानी दो टारगेट मुकम्मल करता है, तो आप उसको देखते हैं कि टीम को कि हर बंदे को उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, या बस गवर्नमेंट वाला चक्कर है सरकारी? नहीं, वो देखते भी हम कि एक बंदा अच्छा रिजल्ट है, वो उसका अच्छा काम करता है, जल्दी काम करता है, देखते भी है। लेकिन जो टारगेट दिया जाता है ना, वो इतना ही होता है कि वो दिन में बड़ी मुश्किल से उसी को करते हैं। ठीक है। तो ये आपने सप्लाई चेन जो है, यानी आपने कस्टमर्स को आपकी डिमांड यानी जितनी डिमांड है उस हिसाब से आप जनरेटर बनाए हैं। अभी तो आपने 20 बनाए हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं कितनी वैसे सेल कितनी है, क्या एवरेज है चल रही पिछले आप अरसे से देखें? कोई कमी बेशी कितने टाइम में आई है, पिछले साल में 2 साल में कोई कमी बेशी आई है या क्या? बस 1-2 साल से कमी बेशी इतनी आई है कि पहले मिसाल के तौर पे महीने के 6 जनरेटर बिकते थे, अभी 3 बिकते हैं। अच्छा, यानी साल साल में ये फर्क पड़ा है ना, साल में? इतना साल में फर्क ये पड़ा कि अगर एक पर मंथ अगर 6 जनरेटर हम सेल करते हैं तो अभी 3 करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, काफी यानी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसमें आपने फिर अपने बिजनेस। फर्क इसलिए पड़ा है ना कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया, डीजल बहुत कॉस्टली हो गया। इस वजह से बहुत सारे फैक्ट्रियों वाले यूनिट ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ वो सोलर पे गुजारा करते हैं, फिर जनरेटर को नहीं यूज करते। ठीक है। तो इसके अंदर फिर आप दूसरा इस जनरेटर की सप्लाई यानी कि भाई कस्टमर आपका कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कस्टमर आया आपका और आपके पास अभी जनरेटर तैयार नहीं था? इसको कैसे मैनेज करते हैं कि सप्लाई चेन को इंश्योर करें, यानी कि जितने कस्टमर है उससे पहले आपके जनरेटर तैयार हो और पहले ज्यादा भी जनरेटर नहीं तैयार कर सकते? इसको किस तरह मैनेज किया, या तजर्बे से सीखा आपने? 20 साल हो गए हैं तो अब आपको अंदाजा हो गया है। पहले तो हमारा तजर्बा ये है कि हमको अपनी दुकानदारी के लिए जनरेटर 20 केवीए से लेकर 350-400 केवी तक मौजूद होने चाहिए। मिसाल के तौर पे जनरेटर सेल होता है, उसकी जगह फौरी जनरेटर दूसरा बन जाता है। अगर पार्टी आ जाती है, कस्टमर आ जाता है, जनरेटर नहीं होता, तो कोशिश करते हैं हम मार्केट से रेंज कर दें। दोस्त हैं काफ़ी मार्केट में, उनसे रेंज कर दें। अगर उनसे भी नहीं होता फिर टाइम ले लेते हैं, हफ्ता 10 दिन का, हफ्ते 10 दिन में जनरेटर तैयार करके दे देते हैं। ठीक। तो इस हफ्ते 10 दिन में आपके पास पार्ट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल डायनेमो लेना है या वो इंजन नहीं है, तो वो उसको कैसे इंश्योर करते हैं कि वहां से हमारा आपको टाइमली हो? वो कैसे, मतलब कितने टाइम में मिल जाता है अगर आपके पास ना हो, शॉर्टेज हो जाए तो? नहीं, वो रेंज हो जाता है मार्केट में। हम टाइम उतना देते हैं, पहले पता कर लेते हैं कि आया कि चीज़ अवेलेबल है, मार्केट में पार्ट्स है, तो वो फिर उसी हिसाब से टाइम देते हैं। तो ये अगर कोई चीज इंपोर्ट करवानी हो आप तो चाइना से ज्यादा कराते हैं, जापान वगैरह कोई और भी? मैंने सुना सेकंड हैंड जापान से आते हैं, इनको भी पॉलिश मार के कोई लोग नया करके इस तरह, या थोड़ा सा उसको रेनोवेट, क्या तरीका चलता है इधर, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट होते हैं? जापान से भी होते हैं, दुबई से भी होते हैं, यूके से भी होते हैं, यूएसए से भी होते हैं, ठीक है, यानी ये चार चाइना से मार्केट। भी होते हैं। आजकल ज्यादा जो पार्ट्स है ना, वो चाइना का है। ये इवन आपके जो कैटरपिलर या जितने भी जनरेटर हैं उनमें पार्ट्स आप चाइना के लगाते हैं? चाइना का तकरीबन 90%। तो इसमें क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते हैं कि कॉपर वाइंडिंग है, देखें कोई कॉपर वाइंडिंग की बजाय सिल्वर वाइंडिंग लगा दे, या मतलब उसमें ऊपर केवीए और लिख दे अंदर कुछ और हो, तो मतलब इसको कैसे कस्टमर कैसे इंश्योर करे कि भाई यार ये चीज जो लिखी है वो मतलब सही है जो दे रहे हैं वो? वो जब हमने परचेज करनी होती है तो वो हम उसी वक्त उसको कापर में अगर लेंगे तो वो आगे आगे पार्टी को कापर लिख के देंगे। देने वाला हमें कापर लिख के देगा, हम आगे कापर लिख के देंगे। तो ये कभी ऐसा हुआ कि किसी ने इस तरह किया हो और बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो? और चाइना की अल्टरनेटर में आया है काफी, हालांकि जिससे हम परचेज करते हैं, इम्पोर्टर है वो, उसने कापर करके दी है, जाहिर है उसके पास भी कापर करके आई होगी। तो अब जब हमने उसको खोला है, उसकी कुछ टर्ने ऊपर जो है वो कापर की थी, नीचे सिल्वर होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ। ये इसको फिर आप कैसे टैकल करते हैं, उनको वापस करते हैं या क्या डील होती है आपकी उनके साथ?
नहीं, वापस तो नहीं होती, फिर उसका ये होता है कि उसको दोबारा रिवाइंड करते हैं, रिवाइंड में जो कॉस्टली खर्चा आता है वो देता है। ठीक है, ठीक। तो आपके पास इम्पोर्टर जो है, कितने इम्पोर्टर से आपका लिंक होता है एट अ टाइम के, ताकि जो है ना वो मल्टीपल चीजें आप किस तरह लेते हैं, या एक इम्पोर्टर होता है जनरेटर के लिए और दूसरा इंजन के लिए, या इस तरह? नहीं, एक जनरेटर तैयार करने के लिए समझ लें कि 20 आइटम की जरूरत होती है, तो 20 ही इम्पोर्टर होंगे। ये 20 आइटम्स अगर उनके नाम बता दें अगर, तो और इम्पोर्टर सारे चाइना की होते हैं, या वो हर आइटम का डिफरेंट कंट्री से आप क्या करते हैं? नहीं, चाइना के भी होते हैं, अभी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि पाकिस्तान में भी बनते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो 20 आइटम या जो भी कमोबेश हैं, इसमें कौन कौन से आइटम है जो पाकिस्तान में बनते हैं और किस किस शहर में बन रहे हैं? जनरेटर रेडिएटर है, वाटर कूल जो है, हम्म। उसकी सेफ्टी जाली है, सिलेंसर है, फैन है और फाउंडेशन है, ये चीजें पाकिस्तान में बनती हैं। ठीक है। और जो बाहर से इंपोर्ट होती है उनमें से कौन कौन से पार्ट? बाहर से जो बोर्ड होती है, मेन चीज है इंजन और डैनबो बाहर से होती है, और बाकी जो इंजन का पार्ट्स है वो बाहर का होता है। ठीक। तो अच्छा, ये डायनेमो जो है ना, ये आप वैसे तो आप खुद भी बाइंड करते हैं ना, आपने बताया था। जी। तो फिर आप क्या मतलब आपकी रेशियो है कि कितने आप इंपोर्ट करते हैं और कितने खुद बाइंड करते हैं, या इसमें टाइम लगता है तो आपने कोई रेशियो रखी हुई है कि भाई इतने हमने खुद कर लेने? और नहीं, वो अल्टरनेटर जो है ना, वो हम बना नहीं सकते यहाँ पे। हम जो मिसाल के तौर पे हमारे जनरेटर की अल्टरनेटर जल गई या पार्टियों की कस्टमर की जल जाती है, वो हम रिवाइंड करते हैं। अच्छा, रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या नाम है, जो आपकी कोई सक्सेस स्टोरीज, यानी जो आपने कोई ऐसे आपकी जिंदगी में जो 20 साल के अंदर आपने कोई ऐसे कोई काम किए हैं कि जिसके अंदर इस बिजनेस में, जनरेटर इंडस्ट्री में, जो आपको हो कि यार ये काम मैंने किया है या मेरी वजह से ना इसके अंदर ये कोई इसके अंदर जो है ना वो फायदा हुआ है इसके अंदर, या कोई इस तरह की कोई आपके पास कोई स्टोरी हो तो बता दे। ऐसा होता है, काफी सारी पार्टी हमारी ऐसी हैं, कस्टमर ऐसे हैं कि जिनके पास जनरेटर लगे हुए हैं, वो जनरेटर पूरी परफॉर्मेंस नहीं करते। हम्म। उसकी मिसाल के तौर पे फ्यूल एवरेज ज्यादा है, तो उसको जाके फिर हम अपने तरीके से मेंटेन करते हैं, वो उनको ऐसा करके देते हैं तो उनका उसमें फायदा होता है। ठीक है। तो ये फ्यूल पर लीटर जो है वो क्या इसका चलता है? और अगर बिजली की आप देखें, वापडा की बिजली भी आजकल महंगी हो गई है, तो कोई हिसाब लगाया आपने, कोई किसी को मशवरा करके देना चाहे कि यार मैं वापडा की बिजली वैसे ही नहीं यूज करता, इतना बिल आ रहा है और मैं फिर यही लगा लेता हूँ, तो पर लीटर कितना घंटे का होता है इसका फ्यूल, और क्या आप इस हवाले से मुआवजा करते हैं? इसका पर लीटर जो होता है ना, वो केवीए के हिसाब से होता है, जनरेटर के हिसाब से, जनरेटर की कैपेसिटी के हिसाब से। आप मिसाल के तौर पे 20 केवीए का जनरेटर है, वो तकरीबन 3.5 लीटर पर आवर लेगा, और 100 केवीए का जनरेटर है, 100 केवीए का, वो 12 से 13 लीटर पर आवर लेगा। ठीक है। तो इसमें आप घर के हवाले से या इंडस्ट्री के हवाले से जो बिजली इस्तेमाल आजकल कैस ये कराची इलेक्ट्रिक काफ़ी महंगी रेट्स हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये वो उनको उधर से छोड़ के अगर डीजल पे आ जाएं, तो क्या इसमें, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस भी डीजल की ज़्यादा हैं, तो क्या समझते हैं, कोई इस हवाले से मुआवजा क्या है आप? नहीं, अभी जिस पोजीशन में है ना, बिजली महंगी भी हो गई है, लेकिन फिर भी ये जनरेटर से सस्ती है, डीजल से सस्ती है। कितना तकरीबन इसकी फ़र्क है, यानी जनरेटर से और वो इतना डबल है? फर्क है कि मिसाल के तौर पे पर मंथ में अगर डीजल यूज होगा ना 1 लाख रुपए का, तो बिजली आज भी 50,000 की होगी। ठीक है, यानी डबल है अभी भी। और अगर जी, डबल। इसी इसी की जगह सोलर लगा लें, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि उसमें कितना इसी तरह रेशो अगर अंदाजा लगाएं आप? सोलर का रेशो बहुत कम है। सोलर का रेशो मिसाल के तौर पे अभी घर का बिल आ रहा है आपका 1 लाख रुपए, जी, जी। तो सोलर अगर लगा लेंगे तो फिर बिल आपका चला जाएगा तकरीबन कोई 10,000 रुपये, 10-15,000। ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका जनरेटर इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, इसमें मुस्तकबिल इसका क्या देखते हैं आप? क्या समझते हैं कि इसका किधर जाएगा और मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड रहेगा? मुश्किल असल में ये है कि ये जनरेटर एक स्टैंड बाई के लिए, स्टैंड बाई जनरेटर रखना लाजमी है हर इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है, सोलर आ जाए कुछ भी आ जाए, जनरेटर स्टैंड बाई होगा ही होगा। ठीक है। तो अच्छा, चलें इसमें आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भई इसमें ये बता दें कि जो लोग इसमें बिज़नेस में आना चाह रहे हैं जनरेटर के अंदर, उनको क्या स्किल चाहिए? क्या-क्या चीज़ें उनको पहले ये कर लें, बजाए इसके कि इसके अंदर आ जाएँ और बाद में पछतावा हो?
या उनको बाद में आ जाए तो पता चले ये मेरे लिए है ही नहीं ये बिजनेस, तो आप थोड़ा सा इस हवाले से क्या एडवाइस करेंगे? वो कोई भी नया बंदा अगर आना चाहे ना, तो सबसे पहले उसके पास जो है, उसके पास मैकेनिक अच्छा होना चाहिए, जिस मैकेनिक को मार्केटिंग पूरी का पता हो, कहाँ से क्या मिलता है। अगर उसका मैकेनिक अच्छा है ना, तो वो कामयाब है। और मैकेनिक के साथ साथ उसको अपना ठिया बनाना लाजमी है। ठीक है, ठिया बना ले, और मैकेनिक जो है ना, हर काम का मैकेनिक, मैकेनिक जी मिसाल के तौर मैकेनिक पे सिर्फ मार्केटिंग का चाहिए, या उसको इलेक्ट्रिशियन भी एक अच्छा चाहिए परमानेंट, या मतलब? नहीं, वो आजकल जो है ना, मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन ऑल राउंडर लड़के मिल जाते हैं। एक ठीक। अच्छा बंदा हो जिसको सारी मालूमात हो, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, वो उस हवाले से फिर उसको, ज़ाहिर है वो बंदा खुद नया है, उसको गाइड करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये मसला भी आता है कि जो लोग ट्रेंड किए, आपने इतना ट्रेंड किया, उनको सिखाया, और उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, कि ये क्या ट्रेंड है, और उसको कैसे आप टैकल करते हैं कि यार वो ना छोड़ के जाए और आपको लॉन्ग टर्म रहे? वो तो ज़ाहिर है छोड़ के जाएंगे, हम भी तो छोड़ के आए ना। हम भी ट्रेंड हुए तो हम भी छोड़ के आ गए, हमने अपना कारोबार कर लिया। और हर बंदे का हक है, हम्म। वो 2 4 5 साल उस्ताद को के पास काम करता है, उसके बाद उसका हक है वो अपना काम करे। ठीक है, ठीक है। तो यानी 4-5 साल रिटेन करने के लिए भी आप कुछ करते हैं, या मतलब 4-5 साल से पहले ही वो छोड़ के किसी और जगह चला जाए अपना कारोबार करने की बजाय, बल्कि उसको कहीं और सैलरी ज्यादा मिलती है, तो उसको आप कैसे तो टैकल हो करते जाता है ऐसा कि बाज़ दफ़ा कोई सैलरी की आफत ज़्यादा करता है, तो वो चले जाते हैं, छोड़ के चले भी जाते हैं। हैं? तो उसमें आप फिर कोई ऐसा उनको साथ निगोशिएट नहीं करते कि भाई यार चलो इसको मैं रिटेन कर लूँ, इतनी मेहनत की हुई है, अगला बंदा नया आएगा, उसको समझाना औखा होगा? नहीं, जो चला जाता है ना, फिर हम उसके लिए नहीं, उसको अल्लाह हाफ़िज़ ही कहते हैं कि ठीक है। तो तो लॉन्ग टर्म यानी रिलेशन अपने कस्टमर, यानी अपनी जो टीम है, उसके साथ जी। कितना अरसा चलती है? टीम टीम तो एक मतलब उसके साथ आप, वो कहते हैं ना, रिलेशन बनता है, जिस तरह आप क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो इनके साथ भी एक रिलेशन होता है ना बंदे का, उसको किस तरह मैनेज करते हैं इनके कि यार ये? साथ पहले तो ऐसा होता था कि पहले रिलेशन ऐसा होता था, 10 10 साल बच्चे लड़के नहीं जाते थे। लेकिन अभी ये रिलेशन खुद नहीं बनाते, अभी आते हैं, काम सीखने भी आते हैं, तो पहले पूछते हैं कि हमें सैलरी कितनी मिलेगी। और उसके बाद जब सैलरी उनको मिलना स्टार्ट होती है ना, तो फिर वो खुद ही सोचते हैं कि यार वहाँ फलां जगह से ज़्यादा मिलेगी, तो वो अपना चले जाते हैं। साल 2 साल 3 साल, 3 3 साल लगा के निकल जाते हैं आगे। तो इनका पीछे क्या होती है, इनके पीछे बैक पे, यानी इन्होंने डिप्लोमा किया होता है, या इलेक्ट्रिकल में खास तौर पे होते हैं, या बस ऐसे ही होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में जाना, बस सैलरी चाहिए? कुछ डिप्लोमा होल्डर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिकल वाले ही होते हैं, काम सीखा होता है, प्रैक्टिकल वाले होते हैं, प्रैक्टिस होती है उनकी। तो आपके पास जो आते हैं वो पहले से प्रैक्टिस की होती है उन्होंने? जी, प्रैक्टिस है। बहुत सारे वो हमारे पास ही काम सीखते हैं, प्रैक्टिस हमारे पास ही करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, मैं इसमें जो ट्रेंड बंदे जो आपका, यानी ये जो काम इस जॉब में आते हैं, यानी काम करने के लिए, उनके लिए आपकी क्या नसीहत है कि वो काम नहीं आता उनको, और वो बस पैसों के हवाले से आपने बताया कि ये इशू होता है कि बस पैसे कितने देंगे, इस हवाले से उनको क्या नसीहत करेंगे आप, आपकी ऑब्जर्वेशन से? उनको ये नसीहत करेंगे कि देखें, 2 4 साल जो अगर है ना, स्टार्टिंग में पैसे का लालच ना करें। वो हुनर है, हुनर को सीखें, दिल लगा के सीखें। पैसे के पीछे नहीं भागें। पैसे उस्ताद के पास अगर काम करेंगे तो 1 2 साल उस्ताद का फायदा है, उसके बाद पूरी जिंदगी उनका अपना फायदा है। पैसे का लालच किए बगैर वो इस हुनर को अपने हाथ में लें। ठीक है। अच्छा, इसमें एक आखिरी क्वेश्चन मैं और भी करूँगा कि भई आम एक बंदा है, उसका कोई एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कि घर के अंदर उसका कोई लोड है काम, 2 स्टोरी, जो नॉर्मली कराची के अंदर ट्रेंड है, या पाकिस्तान में ट्रेंड है, कि एक डबल स्टोरी घर है या 3 स्टोरी घर है, उसका एक लोड है। तो उसके लिए वो अब डिज़ाइन करवाना चाह रहा है या जनरेटर खरीदना चाह रहा है, तो वो कौन-सा कितने केवीए का जनरेटर खरीदे, या किस हवाले से? थोड़ा-सा रहनुमाई फरमा दें, घर घर के उस जो लोग होते हैं। उसके पास हम अपना बंदा भेजते हैं, इलेक्ट्रिशियन। ठीक है। वो जाके उनका लोड चेक करता है, आया कि उनका लोड कितने, 3 मंजिल है या 4 मंजिल है। मेन पे लोड चेक किया जाता है, कितना लोड है, फिर उस लोड के हिसाब से हम उनको जनरेटर देते मिसाल के तौर पे मेन पे किस तरह आप करंट चेक कर लेते हैं उसका, या किस तरह करते हैं? हैं। नहीं, एम्पेयर लोड चेक किया जाता है ना। एम्पेयर, हाँ, एम्पेयर आपने चेक कर हाँ, लिया एम्पेयर उसका। फॉर एम्पेयर एग्जाम्पल चेक करते हैं। 10, फॉर एग्जाम्पल 20 एम्पेयर था, फर्ज करो, जी। उसका सिंगल फेज 20 एम्पेयर, तो उसको फिर आप उसके साथ फिर वो उसकी पावर और एनर्जी निकालते हैं, और उसके बाद? देखिए, अगर टोटल लोड है ना, 20 एम्पेयर लोड है घर का, जी, तो हम जी। जनरेटर फिर भी उसको 5 केवीए ज्यादा देंगे, 25 केवीए का देंगे। ठीक, यानी अगर एम्पेयर के हिसाब से उसका 5 केवीए बनता है, तो आपने उसको 25 केवीए का देंगे आप? नहीं, एम्पेयर के हिसाब से 5 केवीए बनता था, हम उसको 7.5 केवीए देंगे।
ठीक है, 7.5 देंगे, ठीक है। जनरेटर थोड़ा सा बड़ा देंगे, एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा की उसको अच्छी खासी कास्ट नहीं पड़ जाएगी अगर मतलब वो इनमें कास्ट में इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब एक जनरेटर ना थोड़ा सा बड़ा है तो वो अंडरलोड चलेगा, मेंटेनेंस नहीं निकलेगी। अगर वो बराबर बराबर चलेगा या ओवरलोड होके चलेगा तो मेंटेनेंस निकालेगा। ठीक ठीक। चलिए इमरान साहब, बड़े क्वेश्चन और भी थे इंशाल्लाह, बस मेरे ख्याल में आपने माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से और बिल्कुल टू द पॉइंट जो है ना आंसर देने की कोशिश की है। मैंने तो एक क्वेश्चन पूछ के मैं सोच रहा था कि इमरान साहब जो है ना इसको और जो है ना वो ताहिर साहब सॉरी, तो वो ये है कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े टू द पॉइंट और हर चीज को क्लियर किया है। और भी अगर क्वेश्चन हुए तो इंशाल्लाह अगले सेशन में आपको दोबारा बुला लेंगे। इंशाल्लाह सर, हाजिर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। जी।